जय हिंद दोस्तों, आइए एक नया सेट लेकर हम लोग प्रेजेंट है। और ये साइंस क्वेश्चंस के ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिकॉल करने वाले हैं, इतना ज़्यादा करने वाले हैं आपको, मतलब कि इससे बाहर तक क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में साइंस से छूटने वाले हैं नहीं। तो यहाँ से हम लोग चलिए रिकॉल करेंगे। अगर मेरा आप चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस का आपको बहुत ज़्यादा रिकॉल कराता हूँ, जो आपको सेट प्रैक्टिस के अलावा एग्जाम्स में भी आते ही रहते हैं। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का होता है कि निम्नलिखित किसका अपर्तनांक क्या होता है कि सर्वाधिक होता है। तो याद रखना है कि बैंगनी रंग का अपर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। हालांकि यह सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ। अगर इस तरह से आप अगर त्रिभुज का मतलब बनाकर इस तरह से करेंगे, एक श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरती है तो याद रखिएगा इस तरह से आधार की ओर झुक जाती है। तो आधार की ओर नीचे की तरफ जैसे जैसे ये सब 7 रंगों में झुक जाती है। तो याद रखिए नीचे से लिखा जाता है भी की ओर, VIBGYOR, ऊपर की तरफ में आर होता है। यानी कि जिसका जितना ही ज़्यादा विचलन होता है उसका अपर्तनांक उतना ही ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। इससे भी पूछा जाता है या तो विचलन या तो अपर्तनांक का। तो याद रखिएगा बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है इसका विचलन, यानी कि इसका अपर्तनांक सबसे ज़्यादा है। उसी तरह लाल रंग का विचलन क्या होता है कि कम होता है, तो जबकि और उसका और मतलब उसका विचलन भी कम होता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे आप याद रखिए कम विचलन यानी कि लाल रंग का, अधिक विचलन तो बैंगनी रंग का। उसी तरह से आपका पूछ देगा कि अधिक अपर्तनांक, तो अभी हमने देख लिया कि बैंगनी रंग का, कम अपर्तनांक हो गया तो आपको लाल रंग का होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मतलब वेग वगैरह पूछ देगा कि इन सातों भी में से किसका प्रकाश मतलब चाल कम रहा था। तो याद रखना बैंगनी रंग का सबसे चाल कम था जबकि लाल रंग का ज़्यादा था। हालांकि बैंगनी रंग का जो होता है उसका तरंग मतलब उसका, तो याद रखना चाल में कितना होता है, तो बैंगनी रंग का लगभग मतलब आपको 3900 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रम होता है। जबकि लाल रंग का कितना होता है, तो 7800 होता है। इसी को दोनों को बीच को मिलाकर उसको दृश्य प्रकाश कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको वहाँ से भी याद रखना होगा। याद रखिएगा क्योंकि जब श्वेत किरण जैसे प्रिज्म से जो गुजरती है, जब से ही प्रिज्म में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने के साथ साथ क्या होता है कि यह घनत्व तो ज़्यादा रहता है, जिसके कारण उसका चाल बदल जाता है। चाल बदलने से क्या होता है, उसका तरंगधर बदल जाता है। जैसे ही तरंगधर बदलता है तो उसका विचलन भी बदल जाता है। और यही विचलित होकर जिसका मतलब वेग कम होता है तो आधार से नीचे की ओर झुक जाती है, जिसका वेग ज़्यादा होता है तो मतलब थोड़ा सा आधार से ऊपर की ओर यानी कि कम झुकता है। यही चीज़ आपको याद रखना होगा। उसी तरह से अब बात है यहाँ पर तरंगधर को, तो तरंगधर को एंगस्ट्रम में मापते हैं, यानी ए लिखकर उसके ऊपर 0 देते थे। ये हो गया एंगस्ट्रम, क्योंकि अगर 0 नहीं देंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, सिर्फ यह आमीटर का संकेत हो जाएगा। तो इसलिए आपको एंगस्ट्रम के लिए ये 0 आपको देना होगा। और एक चीज़ यहाँ हमने आपको बनाया त्रिभुज के अनुसार रंगों के बारे में, यानी कि ये आर जो कौन हो गया, लाल हो गया और ग्रीन हो गया और ये ब्लू हो गया, क्या है आपको प्राथमिक रंग के रूप में जाने जाते हैं, यानी प्राथमिक रंग। और इन्हीं दो रंगों से मिलाकर एक तीसरा रंग बन जाता है, जिसके कारण उसको क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न रंग भी कहा जाता है या द्वितीयक रंग के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से देखिए लाल और ये हरा के मिलने से क्या कौन सा बनता है, तो येलो रंग का आपका बन जाता है। उसी तरह से आपको हरा और नीला रंग के मिलने से क्या होता है, ये सियान रंग बनता है। आपको सी से हमने लिख दिया है, सियान इसको कहा जाता है। और लाल और ब्लू से मिलने से आपका कौन सा रंग बनता है, तो एम यानी कि यह मेजेंटा रंग बन जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ से भी याद रखना होगा, क्योंकि और कभी भी याद रखना है कि प्रिज्म से गुजरने पर उसका चाल बदलता है। चाल बदलने से क्या होता है कि उसकी दिशा बदल जाती है और उसका जिसका चाल कम होगा आधार की ओर ज़्यादा की ओर झुक जाता है। ये आपको यहाँ से आपका क्वेश्चन हमने आपको रिकॉल कराया हूँ। यहाँ पे देख लीजिए एक क्वेश्चन पे हमने 7 से 8 क्वेश्चन आपका रिकॉल करा दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का होता है कि निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगधर क्या होता है कि ज़्यादा होता है। तो तरंगधर इसमें से किसका ज़्यादा होता है, तो यह एक्स किरण का होता है। हालांकि इससे भी ज़्यादा तरंगधर किसका होता है, तो आपको गामा किरण का होता है। यहाँ एक चीज़ यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हमने आपको बोला यहाँ पे जो कि दृश्य प्रकाश का मतलब क्या है कि आपको जो ऐसा प्रकाश जिसे हम लोग देख पाते हैं, तो ये यानी कि भी की ओर से शुरू होता है, ऊपर की ओर आर होता है, यानी कि लाल से ज़्यादा। अब यहाँ पे आपको घटते क्रम में कुछ बता देता है तरंगधर का। तो याद रखिए हालांकि तरंगधर मतलब घटते नहीं बल्कि इसका क्या होता है कि आप बढ़ते मतलब ये घटते क्रम में दिखाते हैं। जैसे कि आपका भी की ओर बैगनी से नीचे कौन होता है, तो अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी किरण का होता है। उससे कम किसका होता है, तो एक्सरे का होता है। एक्सरे का होता है और उससे मतलब ज़्यादा किसका होता है, तो गामा किरण का होता है। किसका होता है आपको, तो गामा किरण का होता है। और अब बात करते हैं कि लाल से ज़्यादा किसका होता है तरंगधर, तो अवरक्त किरण का होता है। अवरक्त किरण से किसका उससे ज़्यादा होता है, लघु रेडियो तरंग जिन्हें मतलब माइक्रोवेव के नाम से जानते हैं, यानी कि और उससे ज़्यादा होता है रेडियो तरंग, जिसे हम लोग रेडियो तरंग के नाम से जानते हैं। तो यही चीज़ आपको याद रखना होगा कि एक दृश्य प्रकाश जो कौन सा है, आपको दृश्य प्रकाश जो होगा, दृश्य प्रकाश इसी के मतलब ये बीचों बीच में आपको रहता है, जब बीचों बीच में इसे रहता है।
स्पेस कम होने के कारण यहाँ पे पूरा क्लियर हम नहीं लिख पा रहे, लेकिन आप बस इतना याद रखिएगा, ये आपका तरंगदैर्घ्य का बढ़ने के क्रम में आपको दीर्घ रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा, उससे और उससे कम किसका होगा, लघु रेडियो तरंग का, लघु रेडियो तरंग से भी कम किसका होगा, तो आपका अवरक्त किरण का होगा, अवरक्त किरण यानी कि इंफ्रारेड, उससे कम आपका होगा लाल रंग का, और ये लाल से लेकर बैगनी तक का होता है। उस तरह से बैगनी से नीचे पारा बैगनी, पारा बैगनी से किरण नीचे एक्सरे होता है, और एक्सरे से नीचे आपको गामा किरण होती है। ये आपको हमने तरंगदैर्घ्य को बढ़ते हुए क्रम में दिखा दिया। और ये चूंकि हम वहाँ पे लिखे हुए थे बैगनी रंग का कितना होता है तो 3900 एंगस्ट्रम होता है और दृश्य प्रकाश, और ये लाल रंग का 7800 एंगस्ट्रम के रूप में रहता है। और यहाँ ये हमने आपको बता दिया कि मीटर का संकेत होता है, और ये 0 आपको क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है, जो कि तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे पहले मतलब किसने ज्ञात किया हुआ था, तो याद रखना है कि रोमर नामक व्यक्ति ने ज्ञात किया हुआ था। और प्रकाश की चाल कितना होता है, वायु में कितना होता है, तो याद रखिएगा आपको 3 लाख किलोमीटर होता है, 3 लाख किलोमीटर, यानी कि 3 लाख को इस तरह से आप लिख सकते हैं 3 2 3 4 5, यानी कि 3 गुने, इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से 3 गुने 10⁵, यानी कि हमने किलोमीटर में बोला है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब इसी को मीटर में बदलने के लिए 1000 से आप गुना कर दीजिएगा, 1000 यानी कि 10⁻3, तो इस तरह से 3 और 3 किलकर 3 5 + 3 कितना हो गया 8, यानी कि 3 गुने 10⁻, ऐसे याद रख सकते हैं 5 + 3, क्योंकि ये 3 को सुना वाला, तो 5 + 3 8, यानी कि आपको यह मीटर प्रति सेकेंड में आपको हो जाता है कि 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन किलोमीटर में आपको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड 3 लाख किलोमीटर होता है, याद रखना होगा। तो अब यहाँ पे कुछ देख लीजिए, तो वायु में प्रकाश की चाल कितना हो गया, तो 3 लाख हो गया। उसी तरह से आपको जल में 2.25 लाख होता है, यानी कि 2.25, यानी कि 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। उसी तरह से अगर कांच में अगर बात करेंगे तो कांच में आपका 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, नाइलॉन में होता है 2 लाख से कम ही होता है। तो ये चीज़ याद रखना है, जैसे जैसे घनत्व बढ़ते जाता है प्रकाश की चाल घटते जाती है, और चाल जब घटती है तो उसका क्या होता है कि तरंगदैर्घ्य भी घटते जाता है। तो यही आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा कि वायु में हो गया 3 लाख किलोमीटर, जल में यानी कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा घनत्व हो गया जल में, यानी कि 2.25 लाख, और कांच में ज़्यादा घनत्व हो गया इसलिए 2 लाख, और नाइलॉन में उससे ज़्यादा भी होता है, तो इतना होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी को वस्तु को रखा जाता है। तो याद रखना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो उसमें से लेंस और उसको कहाँ रखते हैं, तो प्रकाश के बीचों बीच में रखा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी उसमें क्या रहता है, तो उत्तल लेंस रहता है। अब ये उत्तल लेंस का हमने चित्र बनाया है, और इस तरह से चूंकि उत्तल लेंस में 2 मतलब वक्रता केंद्र होती है, 2 वक्रता केंद्र रहती है, साथ साथ 2 फोकस रहती है, क्योंकि दर्पण रहता है। तो दर्पण किसी एक गोले का भाग, खोखला गोला भाग होता है, जिस तरह से हमने आपको बता दिया उत्तल दर्पण ये किसी एक का भाग होता है, जबकि लेंस क्या होता है जब बनता है तो किसी 2 खोखले गोले का भाग होता है। इस तरह से ये उत्तल लेंस हो गया तो 2 खोखला गोला का भाग हो गया। उसी तरह से अवतल अगर लेंस है इस तरह का, तो ये भी 2 खोखले का गोले का भाग है, इसलिए 2 वक्रता केंद्र 2 फोकस यहाँ पे रहता है। ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने आपको बता दिया इधर के तरफ में आपका C1 है, ये F1 है, ये C2, ये वाला C2 हो गया, अब F2 है। तो चलिए यही आपको याद रखना है। जबकि सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप यानी छोटी वस्तु को या बड़ा करके देखने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है तो क्या होता है कि तरंगदैर्घ्य घटता है। हमने आपको बोला ही था कि इस तरह से प्रिज्म में अगर मतलब घनत्व तो बढ़ता है, इस तरह यानी कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम यानी कि विरल से आपको सघन माध्यम में जाती है तो उसका क्या होता है कि चाल घट जाता है। जब चाल घटता है तो उसके तरंगदैर्घ्य घटता है, तरंगदैर्घ्य घटना है तो उसका विचलन क्या हो जाता है, इस तरह से मतलब काफ़ी आधार की ओर नीचे की ओर झुक जाता है। तो यही क्वेश्चन आपको याद रखना है। जब वायु प्रकाश से कांच में प्रवेश करती है तो कांच में क्या होता है, तरंगदैर्घ्य घट जाता है, और कांच में आपने देखा कि कितना हो जाता है, तो आपको 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। जबकि जल में कितना होता है आपका, तो 2.25 लाख होता है, 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये चीज़ याद रखना होगा। अब बात यहाँ पे कुछ आ जाता है, जैसे कि ये वायु क्या हो गया आपका, ये वाला वायु आपका ये वायु माध्यम यानी कि यह विरल माध्यम हो गया, और जबकि ये कांच वाला क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। जब प्रकाश इस तरह से आपतित होता है अभिलंब पर, और यहाँ से अभिलंब से मतलब यह सीधे चली जानी चाहिए था, लेकिन वह घनत्व तो ज़्यादा रहने के कारण वह आधार की ओर झुक गया था। इसी को झुकना को क्या कहा जाता है, ये अपवर्तन कहा जाता है। एक माध्यम को दूसरे माध्यम की अपेक्षा अपवर्तन कहा जाता है। जबकि ये झुका क्यों, इसके झुकने से इसका चाल घट गया तो अपवर्तन है इसका, और इस तरह से इसका मतलब उसको मतलब झुकना को अपवर्तनांक भी कहा जाता है। जबकि उसी तरह से आवृत्ति का या किसका मतलब इसका मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है, जबकि तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम होता है, हमने आपको बता दिया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश को मतलब क्या कहा जाता है हरे मतलब हीरे के से कांच में, मतलब ये जब क्या होता है कि जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का इनमें से क्या होता है जबकि हीरे से कांच में मतलब ऐसे जाता है, यानी कि यह साथ साथ मिर्मिका का बनना क्या होता है वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। कांच की दरारें भी चमकती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है, क्योंकि जैसे ही हम जानते हैं जबकि उसका एक शर्त है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक शर्त है कि ये आपका यानी कि ये हवा हो गया, यानी कि आपका ये विरल माध्यम हो गया, और ये वाला आपका कौन सा मान लीजिए कि यह जल हो गया या फिर कुछ भी, तो यह सघन माध्यम हो गया। तो इस तरह से जो एक क्रांतिक कोण होता है क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ही अधिक होता है, ये अभिलंब हो गया। और ये जिस तरह से यह किरणें आती है, किरणें आकर जैसे ही थोड़ा सा मतलब ये क्रांतिक कोण से अधिक इसका मान हो जाता है तो यह अपने ही अवस्था में इधर से बनाते हैं, ये इस तरह से हो गया। और किरणें तो देख लीजिए ये आपका विरल था, ये सघन था। इस तरह से किरणें जब आती है उसके अभिलंब और वहाँ से क्या होती है कि जब क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ही अधिक होता है, क्रांतिक कोण कितना होता है तो 90 डिग्री का कोण होता है, इससे थोड़ा सा अधिक यह घूम जा मतलब जैसे ऊपर की तरफ ले जाता है, क्रांतिक कोण थोड़ा सा अधिक होने पर यह किरणें मतलब वह दूसरे माध्यम में जाकर अपने ही वापस में लौट आती है, उसी को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जबकि ऑप्टिकल फाइबर वगैरह काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही कार्य करता है। देखिए क्वेश्चन आ ही गया है, प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। और क्रांतिक कोण कितने होता है तो 90 डिग्री होता है, इसी से थोड़ा सा अधिक यहाँ से कोण हुआ, ये अपने ही माध्यम में फिर से वापस देखिए यहाँ पे लौट आया, उसी को कहा जाता है। चलिए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब यहाँ पे कौन सा बदलता है तो आपको सौर सेल है, ये क्या करता है प्रकाश ऊर्जा को लेता है और उसको मतलब ऐसी में मतलब विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जबकि ये डायनेमो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत मोटर ये आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। जबकि ये विद्युत सेल है तो विद्युत सेल या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अब चूंकि यहाँ पे डायनेमो आया है तो याद रखिएगा डायनेमो मतलब दाहिने फ्लेमिंग के दाहिने हस्त के नियम पे कार्य करता है, जबकि ये विद्युत जो मोटर है फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम पे कार्य करता है। उसी तरह से अब सौर सेल है तो चूंकि सौर सेल में याद रखिएगा उसमें कौन सा चीज का प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। जबकि वह प्रकाश जब आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि सौर प्लेट पर जब इस तरह से सौर प्लेट पर जब यह पड़ता है तो उसमें से क्या होता है कि छोटा छोटा कण के रूप में उसको ऊर्जा देता है, यानी कि यह कौन सा होता है तो उसे फोटोन ही होता है, यानी कि और वह फोटोन ही होता है। एक फोटोन क्या होता है एक ऊर्जा का एक पैकेट यानी कि बंडल होता है और इसी से इसको ऊर्जा मिलती है और यही ऊर्जा उसमें क्या करता है प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन पे कितने सारे मतलब 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे भी बन गए चारों ऑप्शंस पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वही क्वेश्चन फिर से आ गया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है तो डायनेमो करता है। डायनेमो जिसे हम लोग जनरेटर के रूप में हम लोग जानते हैं, ये याद रखना होगा जनरेटर इसको हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में। और ये दाहिने हस्त के नियम पर, जबकि मोटर हो गया बाएं हस्त के नियम पर फ्लेमिंग के। और चूंकि ये सब सारों ऑप्शन वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है तो याद रखिएगा सूर्य का केंद्र का तापमान उसे 15 मेगा मतलब इसको डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। और यही 15 मेगा को अगर हम पॉइंट में लेते हैं तो 1.5 × 10⁻7 केल्विन होता है। जबकि सतह का तापमान कितना होता है 6000 डिग्री आपका केल्विन होता है सतह का तापमान। और ये चीज़ याद रखना है कि सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है तो संलयन की अभिक्रिया होती है, इसीलिए इसको ऊर्जा मिलता है। सभी तारों का यही मतलब ये है। उसके अलावा इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाता है, हाइड्रोजन क्या होता है कि आपका हीलियम में बदल जाता है। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन मिलकर के क्या करते हैं एक हीलियम नाभिक का निर्माण कर देते हैं। और अभी 2 हाइड्रोजन कौन होते हैं तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। और यहाँ पे सूर्य के मतलब केंद्र का टेम्परेचर के बाद बताया गया है तो यह मैग्मा की अवस्था में रहता है। बात यहाँ पर करते हैं सूर्य के सतह के तापमान के आधार पर, अगर तापमान अगर कम होगा यानी कि निम्न होगा तो यह लाल रंग का हमें दिखाई देता है सूर्य। अगर मध्यम तापमान रहा तो वैसा उसका रंग कैसा होगा तो नीला रंग का होगा। कैसा होगा तो आपको याद रखना होगा कि नीला होगा। और उच्च तापमान रहता है कि उच्च आपका तापमान अगर रहेगा हाई तो याद रखोगे ऐसा कैसा हो जाता है सफेद रंग का दिखा देता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि सतह किस तरह का दिखाई देता है तापमान रहने के कारण होता है। चलिए सूर्य के केंद्र के दाब कितना होता था, दाब याद रखना होगा 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति मतलब वर्ग मीटर होता है। तो ये सूर्य के अंदर का प्रेशर आपको दाब के बारे में बताया गया है। चलिए अब नया अच्छा क्वेश्चन है 12 नंबर के, परमाणु रिएक्टर आधारित होते हैं किसके सिद्धांत पे होता है तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे होती है। और अभी विखंडन की अभिक्रिया में नियंत्रित होती है कि अनियंत्रित होती है तो याद रखना है कि नियंत्रित अभिक्रिया के आधार पर होता है।
जबकि जो परमाणु बम बनते हैं, याद रखना एटम बम, वो विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन वह उसमें अभिक्रिया होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, यानी कि 1 से आपका 3 बनता है, 3 से जब एक मतलब बमबारी न्यूट्रॉन का किया जाता है यूरेनियम पर तो 1 से 3 निकलता है, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, इस तरह के अनुपात में यह चलते जाता है और अचानक विस्फोट करता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा वगैरह उसमें से निकलती है। लेकिन उसमें जो हानिकारक किरणें जो अल्फा बीटा गामा किरणें रहती है, यही काफ़ी सालों तक ले नुकसान कराता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं यहाँ से मतलब परमाणु रिएक्टर के बारे में। तो ये देखिए जो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, इसी पे आपको क्या होता है कि परमाणु बम यानी कि एटम बम बनता है, जबकि ये संलयन की अभिक्रिया पर क्या होता है कि आपको हाइड्रोजन बम बनता है। तो हाइड्रोजन बम संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे मतलब आपका परमाणु बम बनता है। बात करते हैं यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर में, तो याद रखिएगा कैडमियम और बोरॉन की छड़ का प्रयोग इसलिए किया जाता है, नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी तरह से मंदक के रूप में आपका भारी जल का D2O का प्रयोग किया जाता है, जबकि ईंधन के रूप में आपका यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। और जबकि इसमें भारी जब मंदक का प्रयोग करते हैं, मतलब मंदक के रूप में भारी जल का, तो इसको स्विमिंग पूल कहा जाता है। और यही अगर हम लोग ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं तो उसको परमाणु पाइल के नाम से जाना जाता है। और जबकि परमाणु रिएक्टर की खोज करता कौन है, मतलब वह एनरिको फर्मी है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन आ ही गया कि परमाणु बम आधारित होते हैं, तो यह अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जबकि ये नियंत्रित नाभिकीय विखंडन जो ऑप्शन बी है इसके अनुसार आपका रिएक्टर कार्य करता है, जबकि नाभिकीय संलयन पर आपको कौन सा करता है, तो हाइड्रोजन बम आधारित होता है। चलिए हाइड्रोजन बम आधारित होते हैं तो क्वेश्चन है वही है, तो नाभिकीय संलयन पर अभी कैसी अभिक्रिया होती है संलयन में, तो अनियंत्रित अभिक्रिया होती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बार बार संलयन विखंडन आ रहा था, याद रखिएगा जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं उसे ही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। जबकि विखंडन में क्या होता है कि एक हल्का एक नाभिक मतलब बड़ा सा नाभिक वह दो बराबर लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे विखंडन की अभिक्रिया कहा जाता है। और विखंडन में आप जानते हैं कि यह क्या होता है कि यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम 92, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये यूरेनियम परमाणु संख्या यह 92 हो गया, 235 हो गया। तो ये यूरेनियम जो 92 है यह क्रिप्टन, याद रखिएगा मतलब ये क्रिप्टन 36 में, क्रिप्टन 36 है। अब बोरन मतलब बोरन आपको 56 में यह क्या हो जाता है कि लगभग आपको टूट जाता है, यानी ये क्रिप्टन ये 36 हो गया, बोरन आपका 56, इसमें आपका लगभग बराबर भागों में टूट जाता है, उसे विखंडन कहते हैं। अब जाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम एक अर्धचालक होते हैं, कैसे अर्धचालक, तो चतुर्संयोजी यह होता है। इसके अलावा जो एल्युमिनियम होता है वह त्रिसंयोजी के रूप में आपको जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। क्योंकि और अर्धचालक की एक खास बात क्या है कि अर्धचालक यानी कि ताप बढ़ाने के साथ इसकी मतलब अर्धचालकता का मतलब क्या होता है कि अर्धचालकता में से तो उसका गुण, अर्धचालक के प्रतिरोध ताप बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है उसका घटता है, और उसकी क्या होती है कि चालकता बढ़ते जाती है, यही उसकी पहचान है। चलिए पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया हुआ था, माइकल एंडरसन ने किया हुआ था। जबकि मतलब प्रोटॉन के रदरफोर्ड के जाना जाता है, जबकि न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने किया था, जबकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है उसका उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। जबकि प्रोटॉन का मतलब यह गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों व्यक्ति की इस तरह से नाम रखता था। जबकि ये पॉजिट्रॉन क्या है, यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए 1 कूलम आवेश बराबर होता है कितना के बराबर होता है, तो याद रखना होगा कि 1 कूलम आवेश 6.25 गुने 1018 इलेक्ट्रॉन के आपका क्या होता है कि बराबर होता है। अब बात चूँकि यहाँ पे कूलम आवेश, तो आवेश आ गया है तो धन आवेश और एक ऋण आवेश होता है। तो याद रखना है कि धन आवेश या फिर ऋण आवेश हो, इसकी नामकरण किसने किया हुआ था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक व्यक्ति ने किया हुआ था। एक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, तो प्रतिरोधकता तो उसके पदार्थ पर मतलब निर्भर करती है, यानी कि वह किस का मतलब वह क्या बना है कि वह किस धातु का वह मतलब बना हुआ है तार। तो याद रखना होगा उसकी प्रतिरोधकता कि ये होता है, इसे रो कहते हैं। अब बात यहाँ पर देख लेते हैं प्रतिरोध को, हालांकि उसका सही मात्रक ओम होता है, और तो यानी कि आपका प्रतिरोध बराबर रो इंटू एल बटाए, यानी कि लंबाई बढ़ने के साथ साथ उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, लंबाई घटने के साथ प्रतिरोध घट जाता है। उसी तरह से ए यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, यानी कि उसकी मोटाई बढ़ने के साथ साथ तार का उसका क्या होता है कि प्रतिरोध घटता है, जबकि मोटाई कम रहने पर तो याद रखना मोटाई बढ़ने के साथ उसका प्रतिरोध घट जाता है, और मतलब और यहाँ पे मोटाई कम होने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसीलिए आपको देखिए बिजली की तार काफ़ी ज़्यादा मोटी रहती है और काफ़ी दूर तक चूँकि भी ले जाना रहता है, तो मोटी होने से उसके प्रतिरोध क्या हो जाता है कि कम रहते हैं। और फैक्ट्री वगैरह में भी जो तारें आती है तो काफ़ी मोटे मोटे हैवी इसीलिए रखा जाता है। साथ ही साथ ये उसका लंबाई काफ़ी दूर से भी आया हुआ रहता है। और एक चीज़ मतलब है कि इसको क्या होता है कि मोटे तार होने
होने से थोड़ा सा उसका मतलब गलनांक भी उसका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जल्दी शॉर्ट सर्किट होने पर वह गलता नहीं है। तो इसलिए भी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं उसका मोटा होना क्यों जरूरी होता है। चलिए एक वाट घंटा बराबर कितना का होता है, तो याद रखना होगा कि 1 वाट घंटा बराबर होता है कि 3.6 गुने 10⁻³ जूल के बराबर होता है। उसी तरह से 1 हॉर्स पावर कितना होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। और चूंकि वाट घंटा यानी कि वाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का आपका मतलब है, याद रखना है मात्रक है। उसी तरह से 1 ग्राम ग्लूकोज से कितना आपको ऊर्जा मिलता है, तो 4.2 जूल हमें किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 4.2, जबकि 1 ग्राम वसा से इससे ज़्यादा मिलता है, 9.3 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है। चलिए मैक संख्या का उपयोग मतलब किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है, तो मैक संख्या का वह विमान के एथी में किया जाता है। और जबकि यहाँ पर ध्वनि आयात, याद रखना ध्वनि में ध्रुवण की घटना नहीं पाई जाती है, और इसीलिए यह ध्वनि क्या है कि एक अनुप्रस्थ नहीं बल्कि अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में इसको जाना जाता है। जबकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि उसमें ध्रुवण की घटना पाई जाती है। बाकी इसमें भी ध्वनि में भी परावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण है, ये सब कार्य के गुण इसमें भी मौजूद रहती है। और यहाँ पर प्रकाश याद रखना यह अनुप्रस्थ तरंग है, इसमें ध्रुवण की घटना होती है जबकि ध्वनि में नहीं होती है। चलिए ध्वनि का चाल बढ़ते जाता है, ठोस घनत्व अधिक होने से क्या होती है कि चाल पर उसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि घनत्व अधिक रहने पर उसमें चाल अधिक हो गया, जिसका घनत्व कम होगा तो उसमें चाल कम होता है। तो इसी तरह से आपको याद रखिएगा ठोस में ज़्यादा उसका ध्वनि का चाल होता है, द्रव में उससे कम, गैस में उससे कम ही होता है, जबकि निर्वात में ध्वनि का चाल नहीं होता है, उसमें गमन नहीं करता है, उसमें शून्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि H2SO4। इसे हम लोग अम्लों के राजा के रूप में हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे चूंकि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि यह पेट से निकलता है, इसे म्यूरिएटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसका pH मान 1 से 2 होता है, ये चीज़ भी आपको याद रखना होगा। उसी तरह यहाँ पे एक है आसुत जल, और ये क्या आपका नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3 होता है। तो ये देखिए नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 और उसके साथ ही साथ आपका ये सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों का आपस में मिला देंगे तो ये क्या बन जाता है कि एक तरह का यह अम्लीय वर्षा हो जाता है। और अम्लीय वर्षा के लिए आपका pH मान कितना होता है, 5.6 से अगर पानी का कम pH हो जाता है तो यह अम्लीय वर्षा का रूप धारण कर लेता है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि वायुमंडल के जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वह जल के साथ रिएक्शन करके यही सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है। साथ ही साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वह जल के साथ संयोग करके वह नाइट्रिक एसिड बनाता है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा जा रहा था, इसे हम 2 पार्ट में लेकर आएंगे। तो एक पार्ट हमने आपको कंप्लीट करा दिया, आपने देखा कि हमने कम समय में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस का हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉल किए हैं, जो कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होने वाला था। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आप मेरे मेरे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।